हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। दोस्तों, इसके पहले के जो 11 चैप्टर हैं उनका भी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमारे चैनल विराज पाठशाला पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हमने इन सभी 11 चैप्टर्स के वीडियो को एक क्रमिक रूप में अपलोड कर दिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप वहां जाकर के उस प्लेलिस्ट में इन सारे चैप्टरों को आराम से और क्रमिक रूप से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आइए आज का हम अपना चैप्टर 12 शुरू करते हैं, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। दोस्तों, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है लौह स्तंभ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा लौह स्तंभ है। देखिए दोस्तों, आपने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी परिसर में जहां पर कुतुब मीनार है, उसी परिसर में जो है एक लौह स्तंभ पाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, ठीक है। जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का जो एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अद्भुत क्यों है और ऐसे लौह स्तंभ का जिक्र हमारे एनसीईआरटी जैसे किताबों में क्यों किया गया है। तो आइए देखते हैं इस लौह स्तंभ के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है मेहरौली। देखिए दोस्तों, जो मेहरौली है दिल्ली में एक जगह है, ठीक है, जहां पर कुतुब मीनार भी है, तो उसी के बारे में है। तो मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ है, जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो ये ऐसा क्यों है कि जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता की अद्भुत उदाहरण क्यों है? तो इसकी सबसे आश्चर्य बात यह है दोस्तों कि इतने वर्षों के बाद, लगभग 1500 वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक दोस्तों ये जंग नहीं लगा है। यही जो है बहुत अद्भुत चीज है। लोग हैरान है, परेशान है कि इतने वर्षों के बाद ये जो लौह स्तंभ है दोस्तों, खुले आसमान के नीचे बरसात में, गर्मी में, सर्दी में पड़ा रहता है। इसके बावजूद भी इतने वर्षों के बाद, लगभग 1500 वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों। तो ये हो गया कि ये जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण क्यों है। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है, आपको जो है इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण, ये जो लौह स्तंभ लगा हुआ है कुतुब मीनार के परिसर में, जो कि मेहरौली में है, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। देखिए दोस्तों, जो ये लौह स्तंभ है मेहरौली में, जिसका निर्माण 1500 साल में हुआ था, इस स्तंभ पे दोस्तों एक चंद्र नाम के एक शासक का जो है जिक्र है। जो इतिहासकार मानते हैं कि जो ये शासक है संभवतः ये गुप्त वंश के हो सकते हैं। कई शासक इसको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मानते हैं कि जो ये शासक रहा होगा, जो गुप्त वंश का है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें रहा लौह स्तंभ के बारे में। इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, और ये भी आप याद करिएगा कि ये लौह स्तंभ कहां पर है, ठीक है। दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, देखना ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले देखना स्तूप के बारे में। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, ठीक है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे गोल, लंबे, बड़े या छोटे। इन सभी में एक समानता होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वैसे तो विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे गोल, लंबे, बड़े या छोटे। इसके बाद भी इनमें एक समानता होती है। आइए देखते हैं वो समानता क्या है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर गए होंगे। सारनाथ दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, टीले नुमा। इसी को कहते हैं टीला।
जो कि अपने जो है समतल भूमि से जो काफी ऊपर उठा हो, उसी को जो कहते हैं दोस्तों टीला कहते हैं। और ये स्तूप का ही शाब्दिक अर्थ ही होता है टीला। तो दोस्तों जब आप वाराणसी के सारनाथ में जाएंगे तो वहां पर आपको एक टीले नुमा इस प्रकार की एक आकृति दिखाई देगी, इसे ही स्तूप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस स्तूप के अंदर एक डिब्बा होता है दोस्तों, एक डिब्बा रखा होता है। जो स्तूप होता है उसके अंदर एक डिब्बा रखा होता है और इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, मान लीजिए उन्होंने कोई चीज अपने उपयोग के लिए प्रयोग किया हो, या वह कोई चीज या कोई कीमती पत्थर उनसे संबंधित या कोई सिक्के उनसे संबंधित जो इस डिब्बे में जो इसमें रहता है, इसके अंदर रखा होता है, इसी को दोस्तों कहते हैं धातु मंजूषा। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको स्तूप और धातु मंजूषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। तो प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है कि प्रदक्षिणा पथ क्या है और वेदिका किसे कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे तोरण कहा जाता है, आगे अभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं हिंट दे देता हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रदक्षिणा पथ और वेदिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये स्तूप है और मान लीजिए इस स्तूप है, मान लीजिए इसमें दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं सही से है, तो मान लीजिए जो बीच में ये पॉइंट है, मान लीजिए ये स्तूप है और इस स्तूप के जो चारों ओर ये वृत्ताकार यानी सर्कल में जो पथ बना होता है परिक्रमा करने के लिए, इसे जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दोस्तों ये जो पथ बनता है जिसके चारों ओर लोग, जिस स्तूप के चारों ओर लोग वृत्ताकार पथ में प्रदक्षिणा कहते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे तो प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दोस्तों इसी पथ के जो चारों ओर रेलिंग लगा दी जाती है, ठीक है, इसी पथ के जो है चारों ओर रेलिंग लगा दी जाती है, इसे वेदिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, और इस प्रदक्षिणा पथ के जो है चारों ओर जो रेलिंग लगाई जाती है उसे वेदिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अमरावती आंध्र प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, अमरावती में एक भव्य स्तूप है जिसे लगभग 2000 साल पहले सजाने के लिए इसके शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे या बनाए गए थे। तो दोस्तों अमरावती में एक ऐसा स्तूप मिला है जो लगभग 2000 साल पहले बना था और इसको सजाने के लिए इसके दीवारों पर जो है विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों सीटेट में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह प्रश्न कहां से आया है। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से रहेंगे दोस्तों, पहली बात। और हमने एक एक प्रश्न जो अगल बगल भी दिया रहता है, हमने एक एक प्रश्न यहाँ पर रख दिया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। दोस्तों जगह का नाम याद रखना है कि सांची का स्तूप है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण संभवतः अशोक के काल में हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, ये तो रहा सारी चीजें स्तूप के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि गर्भगृह क्या होता है। ठीक है, तो यह मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तथा भक्त पूजा करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जनवरी के आसपास जो है, जनवरी में ही शायद, जो श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो जहां पर श्री राम प्रभु का मूर्ति स्थापित की गई थी, उसी स्थान को दोस्तों गर्भगृह कहा जाता है। जिन भी लोगों ने देखा होगा टीवी में या किसी भी माध्यम से देखा होगा कि जिस जगह पर श्री राम प्रभु का मूर्ति स्थापित किया गया है, तो उसी स्थान को दोस्तों गर्भगृह कहा जाता है। और ये याद रखना कि मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है दोस्तों, वही स्थान जो है गर्भगृह कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गर्भगृह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिखर किसे कहते हैं। तो गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक जिस इमारत का निर्माण किया जाता है, इसे शिखर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है एक उदाहरण लिया हुआ है भीतर गांव के मंदिर का। तो दोस्तों जो भीतर गांव है ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ता है एक जगह। वहां पर जो है कई प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं और इसकी खासियत है कि इसमें जो है ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े शिखर बनाए गए हैं,
ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं, देखिए शिखर क्या होता है। मान लीजिए जो गर्भगृह है, आप लोगों ने मंदिर को देखा होगा, तो जो मंदिर के ऊपर या गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार की जो ऊंची ऊंची आकृति होती है, इसे ही शिखर कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा अभी गला सही नहीं है, इसीलिए क्या है आवाजें जो है कट जा रही हैं, रुक जा रही हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा केवल आज के लिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा गला सही नहीं लग रहा है, फिर भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा मंडप के बारे में कि ये मंडप क्या होता है। तो यह एक सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। देखो दोस्तों, जहां पर लोग सभाएं करते थे, जहां पर या कह सकते हैं कि जहां पर लोग कई सारे लोग इकट्ठा होते थे और सभा करते थे, उस जगह को जो हम लोग मंडप कहते हैं। तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है कि मंडप क्या होता है, तो ऑप्शन में दे सकता है कि सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, या डायरेक्टली पूछ सकता है केवल कि यह जो है सभागार होता था। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी हैं गर्भगृह, शिखर और मंडप, ये सारे के सारे जो हैं मंदिर से संबंधित है, मंदिरों से संबंधित ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा चीज स्तूप से संबंधित है और कौन सी चीज जो है मंदिर से संबंधित है। तो मैं बता दूं फिर से, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा कि स्तूप से क्या संबंधित है, प्रदक्षिणा पथ, वेदिका और धातु मंजुषा। तो ये सब सारी चीजें याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न कहीं से बन सकता है और आप लोग पढ़े सब रहेंगे, लेकिन सीटेट थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत करके चले आते हैं। इस बार केवल और केवल 7% लोग पास हुए हैं और इसमें कोचिंग पढ़ने वाले लोग भी शामिल हैं। तो सोचिए क्या स्थिति है, इसलिए बहुत ढंग से पढ़िए। एक नोट है दोस्तों आप लोगों के लिए, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर, तो यह कहाँ है दोस्तों, तो पहले आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में है। ठीक है, क्या महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर तमिलनाडु में है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों को जो है एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है, इसलिए ये जो है मंदिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न बनेगा कि महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर कहां पर है, तो यह तमिलनाडु में है। या पूछ सकता है ऐसा कौन सा मंदिर है जो एक ही पहाड़ी को तराश कर या काट कर बनाया गया था, तो वह है महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर या महाबलीपुरम का मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा है दोस्तों, अभी हमने ऊपर जो है इसका एग्जाम्पल भी देखा है, देखिए यहाँ पर भीतरगांव का मंदिर, उसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। भीतरगांव का मंदिर, तो दोस्तों यह है कहाँ, पहले देखना है, कानपुर, यूपी के कानपुर में है। यह मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और इसी मंदिर में दोस्तों, किस मंदिर में, तो भीतरगांव के मंदिर में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए गए थे, इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। तो यहाँ से दो चीजें आपको याद रखना है भीतरगांव के मंदिर से, कि इन मंदिरों में ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े शिखर बनाए गए थे। और एक दूसरी बात याद रखनी है कि यह मंदिर ईंट से निर्मित, ठीक है, ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ठीक है, इसका निर्माण ईंट से हुआ है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। कई बार मैं बल देकर के बोल रहा हूं, इसका मतलब ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न घुमाए, बस आपको प्रश्न वहां पे करके आना है उसका उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है कर्नाटक में है। ठीक है, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जो चीज जितना इंपॉर्टेंट है मैंने उतना ही लिखा हुआ है। तो एहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है, आपको याद रखना है, तो ये कर्नाटक में है। देखिए दोस्तों, तोरण का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, एक नोट आप लोगों के लिए और है, उड़ीसा का जैन मठ के बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। तो इसे पहाड़ों को खोदकर 2 मंजिला इमारत की तरह बनाया गया है, जहां पर जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। दोस्तों अगर प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा जैन मठ है जो पहाड़ों को खोद करके 2 मंजिला इमारत की तरह बनाया गया है, जहां पर जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे, तो आपको याद कर लेना है, वो है उड़ीसा का जैन मठ। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं चित्रकला या पेंटिंग के बारे में। तो हमें जो है इसमें अजंता की चित्रकला के बारे में देखना है। तो दोस्तों जो अजंता है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले इसकी स्थिति याद कर लेना है कि अजंता कहां पर है, तो औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। यह वह जगह है जहां की पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। दोस्तों हमने आपको पहले अपने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि विहार क्या होता है। तो दोस्तों विहार होता है निवास स्थान जहां पर जैन भिक्षु
और बौद्ध भिक्षु जो है अपने रहने के लिए जिस आवास का प्रयोग करते थे उसी को जो है दोस्तों विहार कहा जाता है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है उसमें ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित विहार पाए गए हैं और इसी से संबंधित दोस्तों ज्यादातर वहां पे पेंटिंग्स देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि उस समय जो पेंटिंग बनाई गई थी वो आग का मसालों का प्रयोग करके, जो आग देखते हैं ना दोस्तों, जो या तो कह लीजिए इतना डिटेल में क्या जाना, बस आप लोग इतना जान लीजिएगा आग का प्रयोग करके जो है उस समय ये जो है पेंटिंग्स बनाई गई थी या आग के उजाले में बनाई गई थी। तो ये सामान्य सा पॉइंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। वहाँ उस समय तो लाइट्स वगैरह थी नहीं, तो आग के उजाले में ही बनाया गया होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। आइए दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। तो हमें इस पॉइंट में कुछ जो है पुस्तकों के बारे में और उनके रचयिताओं के बारे में देखना है। तो आइए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पा अधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने किया। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है कि शिल्पा अधिकारम के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है वो इलांगो नामक कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा ये भी, ठीक है, कि मणि मेखली नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो ये सतनार नामक व्यक्ति ने किया है। और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। देखिए दोस्तों जो ये माधवी है ना, ये कोवलन की जो है प्रेमिका थी, ठीक है। तो मणि मेखलई में जो है कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, और शिल्पाधिकारम में जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी उसमें जो है कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। ये सब बातें आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। इतना भी अगर आप देख के जाएंगे तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों पुराण के बारे में। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, ठीक है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पुराणों में जो है देवी देवताओं से संबंधित कहानियां, उनकी पूजा की विधियां तो दी गई हैं, इसके साथ ही इसमें जो है सृष्टि की रचना और राजाओं की भी कहानियां दी गई हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो जो देखिए हमारे जो वेद वगैरह हैं वो थोड़ा सा बहुत ही टफ संस्कृत में दिए गए हैं और उसको जो है सभी लोग नहीं समझ सकते थे, लेकिन दोस्तों जो बहुत ही जो पुराण थे वो बहुत ही सरल भाषा में जो है दिया गया था ताकि उसे जो है सभी लोग सुन और समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्त्रियां तथा शूद्र भी इसे सुन सकते थे। तो दोस्तों जो पुराण था उसको जो है स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। दोस्तों आइए थोड़ा सा देखते हैं महाकाव्यों के बारे में। तो महाकाव्यों की संख्या कितनी है, तो आपको याद कर लेना है 2। पहला जो है रामायण है, दूसरा है महाभारत। देखते हैं थोड़ा सा महाभारत के बारे में। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो दोस्तों आप लोगों ने महाभारत के बारे में बहुत सुना होगा। तो महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। और इस जो ये युद्ध हुआ वो किस लिए हुआ, तो पुरु वंश की जो राजधानी थी यानी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करना इस युद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है कि पुराण को और महाभारत दोनों को ही जो है व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। इसके साथ दोस्तों पुराणों के संकलन के लिए उग्रसवा और लोमहर्ष नामक व्यक्ति की ऋषि या कहें व्यक्ति का जो नाम उल्लेखनीय है, मतलब इन लोगों ने भी जो है पुराणों का संकलन किया था। इसके साथ ही व्यास नामक ऋषि ने भी इसका संकलन किया था, ये बात भी आपको याद रखना है। रामायण की रचना किसने किया है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि नामक व्यक्ति ने किया था। दोस्तों एक नोट आप लोगों के लिए फिर से है, तो मेघदूत नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो कालिदास ने किया था, ये बात भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके पहले के चैप्टर में हमने बताया था कि कालिदास ने एक और पुस्तक की रचना किया है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है दोस्तों। तो कालिदास ने जो है अभी इस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको इनके 2 पुस्तकों का नाम दिया हुआ है, एक है मेघदूत और दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन दोनों पुस्तक की रचना जो है कालिदास ने किया है, ये बात भी आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। तो गणितज्ञ
तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। तो दोस्तों जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो वो जो एक गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। तो दोस्तों ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पर ही, जो धुरी की बात कर रहा है, वो अपने जगह पर ही जो वो घूमती रहती है, इसी कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया है जो आर्यभट्ट ने पुस्तक में अपने लिखा है। इसका मतलब दोस्तों यही है, बस आपको याद रख लेना है कि जो आर्यभट्ट है वो कहते हैं कि दिन और रात किस कारण होता है, तो पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। तो दोस्तों आप लोग जो है इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा कि कागज का आविष्कार जो है 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का चैप्टर 12 और आज का जो हमारा ये अंतिम चैप्टर था दोस्तों क्लास 6 हिस्ट्री का। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग 2 से 3 दिन बाद दोस्तों हम लोग जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे हिस्ट्री की। तो दोस्तों अभी जो है जिन भी लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाकर के उन सारे वीडियोस को आप लोग एक बार जो है देखिए दोस्तों, आप आराम से एक दिन में 2 से 3-4 वीडियो भी आराम से कवर कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन मैं अभी जो है क्लास नहीं लूंगा दोस्तों। 2 से 3 दिन बाद हमारा जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू होगी। तो दोस्तों जाकर के उन जो भी चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, जाकर के उन सारे चैप्टर्स के वीडियो एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो एनसीईआरटी जो है जरूर पढ़िए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।